नमस्कार दर्शकों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एक मुलाकात में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने केवल राजघरानों की शान को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा भी दी है। इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ को सुना और समाज के सारे बंधनों को तोड़ करके सच और समानता की राह पर चलना सिखाया। दोस्तों, आज हमारे बीच में राजपीपला गांव के पूर्व महाराजा के पुत्र मानवेंद्र सिंह गोयल जी है और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इन्हें भारत का सबसे पहला ओपनली गे राजकुमार माना जाता है। इन्होंने एलजीबीटी के लिए भी अपनी आवाज़ को उठाया, उनके राइट्स के लिए लड़े और साथ में एक ऐसा ट्रस्ट भी बनाया जिससे कि इस कम्युनिटी के लिए जिसने काम किया। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। चलिए आपको इनसे रूबरू कराते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके जीवन के अनोखे अनुभवों को। नमस्कार मानवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात के शो में। नमस्कार एंड ओम शांति। ओम शांति। मानवेंद्र जी, जैसे कि आप एक राजकुमार हैं, तो एक राजकुमार से बहुत सारी उम्मीदें होती है, घर वालों की, रिलेटिव्स की, सभी की। तो इन सब के होते हुए आपने कैसे अपनी दिल की आवाज़ को सुना, जो सच है उसे दुनिया के सामने रखा? ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। और ये आपका सफ़र कैसा रहा? जी, बिल्कुल आपने सच बोला है कि एक राजघराने में जन्म लेकर बहुत सारी अपेक्षाएँ होती है। केवल राजपरिवार की तरफ ही नहीं, लेकिन अभी हमारे राइट्स नहीं हैं, हमको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो भी हमारी जो रियासत है उसके हम कस्टोडियन हैं। और समाज के प्रति भी हमारे काफ़ी अपेक्षाएँ होती है, सामाजिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन क्या है कि मेरा जन्म एक राजपरिवार में हुआ, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। लेकिन मैं एक समलैंगिक की तरह भी मेरा एक जन्म हुआ है। मैं एक गे हूँ और ये चीज़ हमारे समाज में अभी भी इसको स्वीकारने में आता नहीं है। हमारे समाज में अभी तक बहुत हिपोक्रेसी है, लोग सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो मुझे शुरू से था कि ये चीज़ के बारे में लोग जब तक इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इसमें हम बदलाव नहीं ला पाएँगे। तो इसी को लेकर मैंने सोचा कि मुझे अपने बारे में खुलकर बताना चाहिए, खुलकर आना चाहिए, ताकि लोग ये हिपोक्रेसी को तोड़ सकें और ये चीज़ जो हमारे समाज में सैकड़ों क्या हज़ारों सालों से है। हमारे कामसूत्र में भी इसके बारे में लिखा गया है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सेक्स एनसाइक्लोपीडिया है, जो भारत की ही रची गई एक एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें भी खुलेआम समलैंगिकता के बारे में लिखा गया है। हमारे मंदिर है, खजुराहो जैसे पुराने मंदिर हैं, जिसमें समलैंगिक संबंध को मूर्तिकला के द्वारा दर्शाया गया है। फिर भी हमारा समाज अभी भी इन चीज़ों को स्वीकारता नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब मैं खुलकर आऊँगा, एक राजकुमार खुलकर आएगा, एक राज परिवार में से, तो ज़रूर से इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होगी, मीडिया में आएगा और सिर्फ़ केवल भारत में नहीं, दुनिया में भी इसकी चर्चा होगी। और चर्चा के द्वारा मुझे चुप्पी तोड़नी थी। जी। एक ऐसी चीज़ जो को समाज स्वीकारता नहीं है, जिसके ऊपर समाज बात करना नहीं चाहता है। मुझे ये चुप्पी तोड़कर और इसके बारे में बोलना था, ताकि हम एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। जी। एक इंटरव्यू में हमने ये भी जाना कि आपने बताया कि राजपीपला गाँव से आपको बेदखल किया गया, जी। तो ये आपका अनुभव कैसा था? देखिए, जो भी सच्चाई की राह पे इंसान जाता है ना, तो लोगों को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है आजकल। जी। तो कहते हैं ना कि सच्ची बात लोगों को कड़वी लगती है। तो वैसे ही हुआ, लोगों को लगा कि अरे ये बात तो सच्ची नहीं है, सच्चाई को लोग अपनाना नहीं चाहते हैं। तो लोग वही लोग जो मुझे रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे, वही जी। लोग ने मतलब मेरे खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू हुई। जिस दिन मेरा अखबार में न्यूज़ छपा, उसी दिन वहाँ पे बगावत हो गई। लोग ने इकट्ठा होके मेरे आग में पुतले जलाए और मेरा बहिष्कार किया कि इसे कोई हक नहीं देने चाहिए, इसकी इसकी जो टाइटल है उसको इसमें से निकाल देना चाहिए।
उसका मतलब बहिष्कार करना चाहिए, उसे कहीं पे भी न्योता नहीं मिलना चाहिए, उसका सोशली बॉयकॉट होना चाहिए। ऐसे काफ़ी चीज़ मेरे बारे में कही गई और मुझे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, मुझे मतलब मेरे राइट्स छीने गए और बहुत बड़ी मात्रा में 1000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को बुलाना पड़ा उनको वहाँ से फ्री करने के लिए। मेरे खुद के माँ-बाप ने इश्तिहार दिए अखबार में और उसमें कहा कि हम हमारे इकलौते बेटे को राज परिवार में से बेदखल करते हैं और राज की संपत्ति में से भी बेदखल करते हैं क्योंकि उसने ऐसा एक कार्य किया है जो समाज को स्वीकृति नहीं है। ऐसा उन्होंने इश्तिहार दिया अखबार में, इसलिए बहुत लोग मेरे खिलाफ गए और मैं जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो मैंने बहुत संक्षिप्त में कहा कि मैं इन लोगों को दोषी नहीं ठहराता हूँ, उनकी अज्ञानता को दोषी ठहराता हूँ। जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं उनकी जगह में होता तो शायद मैं भी वही करता। हमारा जो सेक्स एजुकेशन भी हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, तो लोग समलैंगिकता के बारे में कैसे जानेंगे? जी, तो मैंने कहा मेरा कर्तव्य बनता है एज़ एन एक्टिविस्ट एज़ एज़ अ गे पर्सन एक समलैंगिक पुरुष के नाते मेरा कर्तव्य है कि मुझे इन लोगों की अज्ञानता से उनको दूर करना है और उनको सही चीज़ बतानी है। तो मैंने ये इसका आगे एक मैंने स्टेप लिया जी, और लोगों को एडुकेट करना शुरू किया। है। तो इस तरह से मैंने जैसे कहा कि जो सच्चाई की जो राह पे जाएगा, उसको बहुत अड़चनें आएगी रास्ते में और मुझे मालूम था कि ये ऐसा होने वाला है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सच्चाई को छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे मालूम था कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। तो मुझे अड़चनें आएगी, मैं उसको स्वीकारना तैयार है। मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा संघर्ष आपने अपने जीवन में देखा जी, जी। और जब माता-पिता का भी साथ नहीं होता तो वाक़ई में जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है जी हाँ। और इतने ऑपोज़िशन के बावजूद भी आप अपने सत्य में अडिग रहे, जी, ये वाक़ई सराहनीय बात है। जी। और बट आपसे ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या आत्मबल था आप में या ऐसी कौन-सी शक्ति थी जिसने आपको हारने नहीं दिया? क्योंकि जब इतना ऑपोज़िशन हमें फ़ेस करना होता है, जी एक हाँ, जी हाँ। सामान्य जी व्यक्ति हाँ। को वो हार जाता है, वो टूट जाता है। हुँ। और उसके बावजूद भी आप खड़े रहे और आज आप यहाँ हैं इस शो में, तो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे इसके पीछे का क्या मोटिवेशन या क्या इंस्पिरेशन आपकी लाइफ़ में रहा? हाँ, देखिए हर एक के पीछे कुछ न कुछ राज़ होता है, तो मेरे केस में भी मैं जानता था कि मेरे पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं इतनी पूरी दुनिया को लड़ सकूँ, अकेला हाथ मैंने लड़ा है। पर मेरे पास में एक हथियार था और वो था सच्चाई। सत्यता वो मेरे मेरे साथ हमेशा रहा है और एक और चीज़ मेरे साथ में जो रहा है, वो है आत्मविश्वास। मुझे जी, मेरे पर विश्वास था, मुझे परमात्मा पे विश्वास था। तो वो मेरे साथ था और मैं जानता था कि परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे वो इंसान गे हो या गे नहीं हो या जो भी हो। आज परमात्मा ऐसी है कि जो सबके उनके लिए सब बराबर है। वो किसी के साथ में किसी का भी अधिकार नहीं छीनेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए मुझे वो परमात्मा पे पूरा विश्वास था कि वो मेरे साथ में है, तो मुझे किसी का डर नहीं। तो वॉव! वही लेकर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने मैंने बाबा जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की, उनकी भी लाइफ़ के बारे में सुना है, पढ़ा है और जी, हमारे बीच में एक कॉमन चीज़ ये मैंने पाई है कि बाबा के जीवन पे भी किसी ने हत्या करने की कोशिश की थी। उनको भी मारने की धमकी भी आती थी और उनको मारने की भी कोशिश की गई थी। जी, मुझे भी मारने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो व्यक्ति सच्ची बात बोलता है ना, उसको दबा देने आता है। जी, लोग को सच्चाई स्वीकारना नहीं है। तो जी, मुझे भी मारने के लिए बहुत धमकियाँ मिलती थी मुझे भी, कि तुम अगर चुप नहीं रहोगे तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। मैंने कहा मार जी, डालो, मुझे मारने से सच्चाई छुपने वाली नहीं है और जी, ज़्यादा उभर के आएगी। और एक जी। दिन एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए बहुत साल बाद में हुँ, हुँ। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे गुप्त मिलना है, मुझे आपसे अकेले में मिलना है। मैं उनको अकेले में लेके गया और वो व्यक्ति ने
मेरे सामने कन्फेस किया कि मुझे आपको मारने के लिए हायर किया गया था। तो मैं ओके। मेरे खूनी को मैं सचमुच में मिला हूँ। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपको अगर मुझे मारने के लिए बोला गया है तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है बचाव के लिए, आप मुझे मार डालिए। तो बोले कि नहीं, मैं आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे माफ़ी माँगने के लिए आया हूँ। और मुझे लगा कि मैं मेरा जीवन पूर्ण नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपके बारे में मैंने आपको मारने के लिए मुझे भेजा गया था, लेकिन मैंने फिर बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि आप गलत नहीं हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, मैं गलत रास्ते पे चल रहा था। और जी। मैंने उनको माफ़ किया और आज वही व्यक्ति मेरे साथ हैं और मेरा जो कार्य है उसमें मेरा हाथ बटा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर एक खूनी व्यक्ति जो मेरा खून जी। करना चाहता था, वो व्यक्ति भी आज बदल गया है, तो वो सब परमात्मा की वजह से हुआ है। बिल्कुल। मैं तो बस एक उनके बनाया गया एक कठपुतला कह लीजिए या जो भी है, मैं उनके इशारों पे नाच रहा हूँ। उनके इशारे पे मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ। और आज एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे मारने के लिए आया था, वो भी अभी मेरा साथीदार हो गया है। तो वो भी उसकी उसकी कृपा है ना। जी। हम तो क्या कर सकते हैं उनके सामने? जी, जी। हुँ। तो आज हम ये भी चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या आज पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, आप जहाँ कहीं जी। भी हैं? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आज पूरा पलट गया है। जो लोग भी मेरे खिलाफ थे, आज सारे लोग मेरे साथ में बल्कि मुझे पहले से भी ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। और मेरे पिताजी ने तो ख़ैर मुझे अपनाया है, सिर्फ़ अपनाया ही नहीं है, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी ज़मीन भी दी है। 15 एकड़ की बहुत पुरानी एक ज़मीन हमारी थी, वो भी उन्होंने मेरे नाम कर दी है और उसी ज़मीन में मैं भारत का सर्वप्रथम एलजीबीटी कम्युनिटी कैंपस, एक आश्रम जी। बना रहा हूँ और वो आश्रम की नींव भी उन्होंने रखी है। तो आपने ये जो लक्ष्य नाम का ट्रस्ट जी, शुरू जी। किया हुँ, एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के हुँ। लिए, तो ये क्यों किया गया आपने और कैसे किया? देखिए, क्या हुआ था कि मैंने जब मेरे समलैंगिकता के बारे में समझा, जाना और सोचा कि मैं एक समलैंगिक हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग कितने भी बहुत सारे होंगे, लाखों की संख्या में हमारे देश में हैं। सब लोग पीड़ित होंगे। अब मुझे भी मेरे घर में से निकाल दिया गया, मुझे बेदखल कर दिया गया। तो मैंने कहा मेरे जैसे लोग कितने होंगे जिनको माँ-बाप स्वीकारते नहीं होंगे, समाज से स्वीकृति नहीं मिलती होगी। तो ऐसे जी। लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए और उसी हेतु से मैंने लक्ष्य ट्रस्ट की स्थापना की आज से 25 साल पहले। अभी हम 25 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं। सन 2000 में मैंने की शुरुआत की और हमारे नसीब से गुजरात सरकार ने हमको ग्रांट देना शुरू किया और अभी भी सरकार हमको ग्रांट देती है। एचआईवी पे हम काम कर रहे हैं, एचआईवी एड्स को रोकने की काम हम कर रहे हैं समलैंगिक पुरुष में और हम किन्नर समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। आज भारत सरकार भी हमको सहायता कर रही है। हम जी। हमारी पहली संस्था है पूरे इंडिया में जिसने एक ट्रांसजेंडर शेल्टर होम बनाया है और वाओ! ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्टर ने खुद ने हमारा ट्रांसजेंडर शेल्टर होम का उद्घाटन किया। वाओ! अभी भी मंत्री जी हमारे यहाँ आए थे दिल्ली से हमारी मुलाकात लेने के लिए, जानने के लिए कि आपके लोग सब सुरक्षित हैं कि नहीं, उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने जी। जैसे बोला ना कि हम अगर सच्चाई के रास्ते पे जाएँगे, तो अपने आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ, शुरुआत में अड़चनें होगी। अभी जी। भारत सरकार हमारे साथ में है, गुजरात सरकार हमारे साथ में है और क्या मुझे चाहिए? सारी दुनिया ही आपके जी, साथ है। जी। जी। अ, मानवेंद्र जी, जैसे समाज में आपको क्या लगता है किस चीज़ का बदलाव आना ज़रूरी है? बिकॉज़ इतना जो ऑपोज़िशन होना कहीं न कहीं मानसिकता में जी। अ, विकृतियाँ हैं, तो उसका आप क्या समझते हैं? यानी क्या एक चेंज आना चाहिए इस दुनिया में आज के समय में व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट? जी, मुझे लगता है कि हम जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ये कम्युनिटी से नहीं हैं और वो लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे और खुलेआम अगर सपोर्ट करेंगे तो हम उसमें समाज में काफ़ी बदलाव ला सकेंगे। इसलिए अभी हम इसी खोज में हैं कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें, उनको हम अंग्रेज़ी में एलाइज़ बोलते हैं, जी। जो कम्युनिटी से नहीं है और उसका मैं
एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उसने मुझे अपनाया, और सिर्फ अपनाया ही नहीं, लेकिन मुझे मेरी लड़ाई में मदद भी कर रही है। सिस्टर जेना जो यूएस में ये संस्था चला रही हैं, डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया में, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और अभी भी मैं जब अमेरिका गया था प्राइड मंथ के लिए जून महीने में, तो मुझे उन्होंने वहाँ के मेयर से मुलाकात करवाई। हमने प्राइड में भाग लिया और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात कराई है, और वो कई लोगों को मेरे साथ जोड़ रहे हैं, ताकि हम साथ में मिलकर ये इसके ऊपर हम एजुकेशन कर सके, अवेयरनेस। क्योंकि आज क्या है कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको बोला पहले भी, कि लोगों में अज्ञानता क्यों है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलें। और उसके लिए भी मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, मेरे टेड टॉक्स भी होते हैं। कई कॉलेज से, स्कूल से हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए भी बच्चे आते हैं, उनको हम हमारे बारे में बताते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार लोगों में जागरूकता हो जाएगी, लोग हमारे बारे में समझने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में बदलाव आएगा, और आ रहा है। आज भी हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो माँ-बाप ने बनाया है, जो पेरेंट्स ने बनाया है, जिन्होंने अपने बच्चों को स्वीकारा है। ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है स्वीकार। स्वीकार का मतलब तो हम सब जानते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 450 से 500 माँ-बाप हैं पूरे भारत भर में से। और वो ये संस्था के द्वारा, स्वीकार के द्वारा, वो दूसरे माँ-बाप को एडुकेट कर रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को स्वीकारो। तो ये जो बदलाव जो आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम लोगों में एजुकेशन कर रहे हैं, और साथ-साथ में एलाइज बना रहे हैं, जिसके ज़रिए हम हमारे इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम कर सकें। जी। पानवेंद्र जी, जो कि आप महाराजाओं की दुनिया से निकलकर इस आध्यात्मिकता की दुनिया में आए हैं, तो इस रॉयल रिट्रीट में आकर के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये जो आध्यात्म की दुनिया है, इसी की वजह से तो हमारा सबका संतुलन है। आज मेरा भी, अगर आप मेरी लाइफ के बारे में भी पूछें, तो जितनी भी मैंने कठिनाइयों का सामना किया, वो क्यों पॉसिबल हुआ कि मेरा मानसिक जो स्थिति थी वो संतुलित थी। वो अगर बिगड़ जाती तो शायद मैं अभी इस दुनिया में भी नहीं होता। बिल्कुल। कितने लोग मैं जानता हूँ जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आज देखिए, भला ही चाहे आप जो भी लैंगिकता से हो, सबको स्ट्रेस होता है, तनाव सबको होता है। तो पर ये तनाव को कैसे कंट्रोल किया जा सके, और ये तनाव से ही काफ़ी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। आजकल विज्ञान भी कहता है कि 80% जो बीमारियां हैं साइकोसोमेटिक है, मन से पैदा होती है। तो आध्यात्म ही है जो हमारे मन को संतुलित कर सकता है, और सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। और मुझे ब्रह्मा कुमारी का सबसे अच्छा क्या लगा कि जो मेडिटेशन है वो बहुत सरल तरह से सिखाया जाता है। राजयोग का मैंने कोर्स भी किया है इंस्टीट्यूशन में, अमेरिका में किया है मैंने कोर्स। तो इसके ज़रिए हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हमारा संतुलन हैं, हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको हम स्थिर कर सकते हैं। और अगर मेंटल स्टेबिलिटी स्थिर होगी तो उससे हमको आत्मबल मिलता है, हमको आत्मविश्वास मिलेगा, हमारा जो मनोबल है वो इम्प्रूव होगा, और हमारे काम में बहुत करना आसान हो जाएगा। और कठिनाई, जैसे मैंने बोला है, आएगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उनको लड़ने में भी हमको शक्ति मिलेगी। तो ये सब आध्यात्म से, और अभी भी मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ, और मेरे भी अनुभव रहे हैं, मेरे साथ दूसरे भी राज परिवार के सदस्य, उनके भी यही अनुभव रहे हैं कि यहाँ आने के बाद में उनको जो शांति मिली है, और उनको जो एक धगस मिली है, जिससे करके वो इतना मतलब पॉजिटिविटी लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। और हमारे अलग-अलग क्षेत्र में जहाँ-जहाँ से भी राज परिवार के सदस्य आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ जाकर और इसका प्रचार करेंगे, और लोगों में बदलाव लेके आएँगे, जिससे करके हम अभी जो जिस हिसाब से हमारी जो जीवन शैली है, जो बहुत फास्ट लाइफ जो हम जी रहे हैं, देखिए वो तो जीना पड़ेगा, क्योंकि जैसी गति है उसके हिसाब से जीना पड़ेगा। लेकिन इस गति में भी हम कैसे अपने आप को संतुलित रख सकें, वो हमको ये आध्यात्म से जानने को मिला है।
मानवेंद्र जी, जैसे कि युवाओं में आजकल देखा जाता है, अगर वो इसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि मजबूर हैं, हम अपनी सच्चाई को सामने नहीं लेकर आ सकते या खुद जी। को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? ऐसे युवाओं के लिए मैं एक 2 संदेश देना चाहूँगा। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी लैंगिकता से आते हैं, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, उसको स्वीकारें। स्वीकारने से ही एक्सेप्टेंस करने से ही आपकी 50% तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। क्योंकि ये मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्टडी हुआ था, एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें पाया गया कि ज़्यादातर होमोफोबिया जो है, जो घृणा जो है समलैंगिकता की तरफ, वो खुद समलैंगिक लोग फैला रहे हैं। क्योंकि हम इसको स्वीकारना नहीं चाहते, और हम नहीं जी, स्वीकारना चाहते तो हम नहीं चाहते कि दूसरे भी हमें स्वीकारें। इसलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रहा सवाल अगर आपको अपने माँ-बाप को बताना है या समाज को बताना है, वो दूसरी बात है। कुछ लोग को नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो सिर्फ़ समलैंगिक के लिए नहीं है, सबके लिए है, वो है सेल्फ लव। जी, अ, हम हमें अपने आप को भी प्रेम करना हम भूल गए हैं। ट्रू, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमको प्रेम इस दुनिया में बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमको अपने आप को प्रेम करना शुरू करना पड़ेगा। तो जी, अगर हम अपने आप को प्रेम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ये जो घृणा है, नफ़रत है, ईर्ष्या है, ये सब चीज़ हम घटा सकेंगे और हम ये दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेम बना सकेंगे। जी, जी, जी। मानवेंद्र जी, आज आपने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ दिया। आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सभी को एक नई रोशनी मिली है आज आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे दर्शकों, आज हमने देखा इस एपिसोड के द्वारा कि खूबसूरती और शक्ति तब आती है जब हम अपने आप को हम जो है, जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। हमें ये बोध रहे कि हमें ईश्वर ने बनाया है, उसने रचा है, एंड गॉड नेवर मेक्स मिस्टेक्स। ईश्वर हमें किसी न किसी मकसद से जैसे है, जो है, उस रूप में बनाता है और हमें स्वयं को उसी में स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, जब हम ये करेंगे, तब हम गिल्ट और शेम से दूर होंगे और अगर हमें देखना ही है स्वयं को, तो औरों की नज़रों से ना देखें, बल्कि देखना है तो उस परमात्मा की नज़रों से देखें, जो हमें हमेशा कंप्लीट और ब्यूटीफुल रूप में देखता है। दोस्तों, आज के लिए यही मैसेज है। आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।